हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर जो कि सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन है दिल्ली, कानपुर, बेंगलुरु या लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बेंगलुरु में, ऑप्शन सी राइट आंसर है, बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। इसके की पॉइंट देखते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है और इसको किसने किया है? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। और इसके प्रारंभिक पूंजी योगदान में 100 करोड़ के रुपए के साथ आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इसे स्थापित किया गया है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन ऑफ हब को। और इस हब के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड का भी गठन किया गया है। मतलब इस बोर्ड के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड का गठन किया गया है जिसे अध्यक्ष के रूप में किसे एस गोपाल कृष्णन को चुना गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं एस गोपाल कृष्णन और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। और इसका आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं और इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। और इस बोर्ड का जो आरबीआईएच है यानी फुल फॉर्म है इसका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो इसके अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन है। तो इसका उद्देश्य क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन ऑफ हब का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है परिस्थिति तंत्र बनाना जो पूरे देश में निम्न आय वर्ग के जो आबादी है उनको वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने को बढ़ावा देने को, मतलब उन ध्यान को केंद्रित किया जाएगा। और इसकी स्थापना जो है वित्तीय क्षेत्र में एक स्थायी तरीके से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इस हब से विभिन्न स्टार्टअप को मेंटर किया जाएगा और इससे विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए सरकारी विभागों, मंत्रालयों का सहयोग करेगा। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? निम्न आय वर्ग की आबादी को, लोगों को वित्तीय उत्पादों की सेवाओं को पहुंचाना और विभिन्न स्टार्टअप को मेंटर करना और अलग अलग चुनौतियों को पहचानना, उनको हल करना और अपने अपने मंत्रालयों को सहयोग करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, इसे हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन है हिसाशी टेकुची, निकेशा मारित, विकेसी नोमेका या इनमें से किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। हिसाशी टेकुची जो है, हिसाशी टेकुची जो है, इन्हें हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके की पॉइंट देखते हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन है? मारुति सुजुकी। तो इसके इंडिया के नए एमडी और सीईओ को इसके रूप में नियुक्त किया गया है हिसाशी टेकुची। टेकुची जो है ये मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं और यह कंपनी बोर्ड ने इसे ऐलान किया है। और इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए की गई है? 3 साल के लिए की गई है और इसके तहत इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा और 31 मार्च 2025 तक रहेगा। यानी 3 साल के लिए इनका कार्यकाल सौंपा गया है। किसको? मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन है? हिसाशी टेकुची। तो मारुति सुजुकी के नए सीईओ हिसाशी टेकुची जो है अपना कार्यभार 1 अप्रैल से शुरू करेंगे और 2025 तक ये अपने पद पर तैनात रहेंगे। और इसके साथ ही साथ कंपनी एक और ऐलान किया कि 2013 से जो कंपनी के एमडी केनिच आयुवाका हैं उनको होल टाइम डायरेक्टर बनाया जाएगा
और इसके बाद आयुवा का जो है अगले 6 महीनों के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन का पद भी संभालेंगे। यानी इन्हें 2 पद दिया गया, किन्हें, जो 2013 से एमडी रह चुके हैं उन्हें फुल टाइम डायरेक्टर बनाया गया है, और उन्हें 6 महीनों के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन का भी पद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, श्रीनगर या कर्नाटक। इसका राइट आंसर है श्रीनगर में। इसका राइट आंसर क्या है? श्रीनगर में। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो यह क्या है, आइए देखते हैं की पॉइंट। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे है? श्रीनगर में। कौन सा गार्डन? ट्यूलिप गार्डन। इस बगीचे यह एक बगीचे का नाम है। इस बगीचे में 1 लाख से अधिक ट्यूलिप है। तो यह जो बगीचा है कश्मीर के एक प्रमुख वैश्विक पर्यटक का आकर्षण भी बना हुआ है, और ये पिछले 9 महीने से बंद था, जो 23 मार्च को इसे जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है। और यह जो है मार्च के महीने में ट्यूलिप महोत्सव को मनाया जाता है। कहाँ पे? श्रीनगर में। और उसी के लिए यह उद्यान यानी यह बागान जो है, बगीचा खोला गया है। तो श्रीनगर में ट्यूलिप महोत्सव क्या है? तो ये वार्षिक रूप से अप्रैल के महीने में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा ट्यूलिप उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो केंद्र सरकार शासित प्रदेश के पर्यटन सीजन की शुरुआत करता है। और इस त्यौहार में कई संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन और भोजन उत्सव भी शामिल किया जाता है। और इस प्रकार के ट्यूलिप के रंगों का मिश्रण भारत के विभिन्न हिस्सों से हजार पर्यटक घूमने कश्मीर में के आते हैं। तो ये ट्यूलिप गार्डन क्या है? तो ये जो है जरवान रेंज की तलहटी में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में स्थित है। यह श्रीनगर की डल झील लेक के पास है। यह 2008 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने इसे खोला था। तब से यह देश के कई हिस्सों में लाखों आगंतुकों को श्रीनगर में आकर्षित करता है। और यह जो बाग है, बगीचा जो है, यह अप्रैल के अंत तक खुला रहता है, क्योंकि यह टूलिप के खिलने की अवधि होती है। टूलिप एक फूल का नाम है, यानी एक बगीचे फूल का नाम है। इस उद्यान में ट्यूलिप के अलावा डैफोडिल्स, जलकुंभी और रेनकुलस जैसे फूल भी जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नेपाल, नई दिल्ली, लखनऊ। उसका राइट आंसर है सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नई दिल्ली में भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है। इसके की पॉइंट देखते हैं। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक यह लाल किला महोत्सव यानी भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कब से कब तक? 25 मार्च से 3 अप्रैल तक लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता उत्सव मनाया जा रहा है। और इस उत्सव के दौरान नई दिल्ली में स्थित और 17वीं शताब्दी में बने प्रतिष्ठित लाल किले को मनाया जाएगा। और यह कार्यक्रम 10 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। और इस आयोजन को लाल किले के स्मारक मित्र केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय डालमिया भारत लिमिटेड ने किया है। किसने किया है? डालमिया भारत लिमिटेड ने किया है। कब से कब तक मनाया जा रहा है? 25 से 3 अप्रैल तक। और यह भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल है। तो इस इवेंट पे क्या होगा और क्या दिखाया जाएगा? इसमें अलग अलग विषयगत सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो देश के इतिहास और विरासत और कला और व्यंजन संस्कृति आदि को प्रदर्शन करेंगे। और इस आयोजन का उद्देश्य जो है दुनिया को भारत केंद्रित मूल्यों से परिचित कराना है, जो कि विश्व स्तर पर प्रासंगिक हो सकता है। और अन्य कई सांस्कृतिक कार्य जैसे देश के क्षेत्रीय व्यंजन, कला, शिल्प कौशल को उजागर करेंगे।
भारत की विविधता में एकता को प्रदर्शित करने के लिए गीत और नृत्य प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलुरु कंबाला का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। कर्नाटक में मंगलुरु कामला का आयोजन किया गया है। तो ये क्या है, इसके की पॉइंट देखते हैं। यह एक वार्षिक मंगलुरु कामला का 5वां संस्करण जो 26 और 27 मार्च को बांगरा कुलूर में गोल्ड फिश सिटी के मैदान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? बांगरा कुलुरु में गोल्ड फिश सिटी के मैदान में आयोजित किया गया है। इस आयोजन में लगभग 150 जोड़ी सांड जो हैं हिस्सा लेंगे और इस आयोजन पर आमतौर पर नवंबर में होता है, लेकिन कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण यह आयोजन मार्च में हो रहा है। और 2021 में आयोजन में 148 जोड़ी सांडों ने हिस्सा लिया था और इस सीजन के आखिरी में 2-5 अप्रैल में उपिंडंगड़ी और वेनूर में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पे? इस सीजन का आखिरी 2-5 अप्रैल में उपिंडंगड़ी में और वेनूर में आयोजित किए जाएंगे। तो कामला क्या है? कामला एक कर्नाटक में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस सांडों की दौड़ है। यह कार्यक्रम जो है दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले में आयोजित किया जाता है और इस सांडो समितियों के द्वारा इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और यह तटीय कर्नाटक क्षेत्र के सालाना 45 से ज़्यादा दौड़ आयोजित की जाती है। यानी हर साल 45 से ज़्यादा दौड़ आयोजित की जाती है, जहाँ इस रेस में धान का खेत होता है और ये जो कीचड़ युक्त होता है, जिसमें किसान सांडों को कोड़े मारते हुए दौड़ाता है और जो जीतता है उस विजेता को चांदी और सोने के सिक्के दिए जाते हैं। और कुछ आयोजन समितियां जो है विजेताओं को 8 ग्राम का एक सोने का सिक्का भी देती है और कुछ जगह पर नगद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो G7 EU नेताओं ने कहाँ पर और किस देश में बैठक हुई है? तो इसका ऑप्शन है बेल्जियम, रूस, जापान या भारत। तो इसका राइट आंसर है बेल्जियम। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है बेल्जियम में। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है बेल्जियम में नाटो G7 नेताओं ने एक साथ बैठक की है। तो इसके की पॉइंट है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में G7 नाटो और यूरोपीय संघ के नेता जो है नाटो शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए थे और यह किस पे? यूक्रेन और रूसी आक्रमण जारी रहने के कारण राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा दबाव बढ़ाने की योजना बनाने के उद्देश्य से 24 मार्च को एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी और यह यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद पश्चिमी देश जो है रूस का सामना करने के लिए एकजुट हो गया है और नाटो शिखर सम्मेलन में पूर्वी मोर्चे को सुरक्षा बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन में रूस द्वारा जैविक और रासायनिक हथियारों के उपयोग पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हांगसोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किया है? इसका ऑप्शन है यूक्रेन, चीन, भारत या उत्तर कोरिया। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। उत्तर कोरिया ने हांगसोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसके की पॉइंट देखते हैं। हाल ही में अभी उत्तर कोरिया ने हांगसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल अब तक की सबसे विकसित और सबसे बड़ी मिसाइल है। इस मिसाइल को संभावित रूप से अमेरिका में किसी भी स्थान पर परमाणु हथियार पहुंचा सकता है और इसका नाम क्या है? मोनस्टर मिसाइल रखा गया है और इस मिसाइल को पहली बार जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था कब? 2020 में और ये प्योंगयांग में 2021 में से फिर से एक रक्षा प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। इस मिसाइल की विशिष्टता क्या है? इस मिसाइल की विशेषता है जो कि 1090 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और इस मिसाइल के परीक्षण के दौरान इसने जापान के सागर में रखे एक लक्ष्य को भी निशाना बनाया जो कि 67.5 मिनट तक हवा में उड़ान भरा था और 2017 में पहले परीक्षण के लिए 53 मिनट में 950 किलोमीटर की दूरी तय की थी और इस मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी तरल ईंधन वाली मिसाइल है जिसकी व्यास 2.4 से 2.5 मीटर के बीच में है और जब
तक पूरी ईंधन से भर दिया जाता है तो इसका कुल द्रव्यमान लगभग 80,000 से 1,10,000 तक किलोग्राम तक हो जाता है। तो इस मिसाइल का ये विशिष्टता है। तो इस मिसाइल का क्या नाम है? तो इस मिसाइल का नाम है वांगसोंग 17, जो कि उत्तर कोरिया ने इसे परीक्षण किया है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।